हाय डियर स्टूडेंट, अमित यूपी अड्डा 123 में आपका स्वागत है। और आपके बीच में फिर एक बार शानदार वीडियो लेकर आ गया हूँ। देखिए, आइडियम एंड फ्रेज क्लास 12 के बोर्ड के पेपरों में पूछा जाता है और आप देखते हैं कि बच्चों को याद करना बहुत कठिन हो जाता है और बच्चे इरिटेट हो जाते हैं याद करते करते। तो मैं कुछ ऐसा कंटेंट लेके आया हूँ ना, बिल्कुल आपको एकदम आसान भाषा में याद हो जाएगा। सिर्फ जज्बा और जुनून लगा के पढ़िए। और देखिए, वो ज़िंदगी की लड़ाई जो होती है वो अकेले लड़नी पड़ती है, ठीक है। भीड़ तो सिर्फ जश्न मनाने के लिए होती है। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, बोर्ड का पेपर आने वाला है, ठीक है। और बिल्कुल हताश मत होइए, आप ही वो जज्बा और हुनर निखारेंगे अपने आप में, ठीक है। अपने आप को, अपने मन को कंट्रोल में करके एक बार लग जाइए, ठीक है। और बिल्कुल आपको ईजी वे में, और मैं इसलिए इतना आसान वीडियो बनाता हूँ क्योंकि इंग्लिश याद करना थोड़ा हमको, हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इंग्लिश का इतना ट्रेंड है आज के ज़माने में कि अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो बहुत ही मुश्किलें आने वाली हैं। आगे आने वाले समय में लगता है कि सब कुछ इंग्लिश मीडियम ही होने वाला है, ठीक है। परीक्षाएं जो प्राइमरी स्कूल थे वो देखिए इंग्लिश मीडियम बनाने की सरकार की मंशा है और चल भी रहा है। अब कुछ मर्ज भी कर दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप तैयार करिए, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कहीं भूखे नहीं मरने वाले हैं। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह सब कुछ बढ़ जाएगा लेकिन पढ़ाई नहीं बटेगी, ठीक है। तो आइए माय डियर स्टूडेंट, आप लोग के बीच में मैं एक शानदार वीडियो लेके आ गया हूँ आइडियम एंड फ्रेजेज की। और बिल्कुल आप खाली सुनेंगे ना, आपको याद हो जाएगा। मैं हमेशा ऐसा ही कंटेंट लेके आता हूँ क्योंकि इंग्लिश बच्चों के लिए फिर दर्द होती है, ठीक है। तो मैं एकदम आसान भाषा में, बिल्कुल जो एक बार भी नहीं पढ़ा, बस एक ही वीडियो में उसको आइडियम फ्रेज क्लियर होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और भी अगर आइडियम एंड फ्रेज जो भी हैं तो हमारे चैनल पर लाइक कमेंट करें कि भाई किस प्रकार की वीडियो बनाएं जो आपको मतलब कि जो भी चाहिए, एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट एंड नरेशन, सब ऐसे ही वीडियो आपको इजी वे में सिखाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। इसमें अब मेहनत होती है, ठीक है। लाइक करने में और कमेंट करने में पैसा नहीं लगता। अगर आप देखते हैं, आपको लगता है कि सरकारी टीचर की दफ़ा देख रहे हैं, 90,000 पाने के बावजूद भी आपको कितना पढ़ाते हैं देख ही रहे हैं, ठीक है। तो प्राइवेट टीचर वो बहुत मेहनत करता है, ठीक है। और यूट्यूब पे जो भी पढ़ाता है ना, बिल्कुल जी जान झोंक देता है। यूट्यूब पे आने से पहले, वीडियो बनाने से पहले उसको बहुत मेहनत करके आता है कि आपके बीच में आए तो बिल्कुल इजी वे में याद करा सके। चलिए आइए देखें, ठीक है। बिल्कुल आपको याद होने वाला है। तो पहला हमारा है, बिल्कुल बैठ जाइए। देखिए, आप फ्रिज ले लीजिए, ऐसे अंडरलाइन करके कर लीजिए, ठीक है। खाली सुनिए और याद हो जाएगा। नहीं है तो फ़ोन से ही कोई दिक्कत नहीं, खाली सुनिए, एक बार याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए प्यारे दोस्तों, ठीक है। जैसे आल इन आल है, आल मतलब सब, इन आल मतलब सब में, ऐसे है ना हिंदी। आल इन आल मतलब सर्वे सर्वा, मतलब महत्वपूर्ण, मतलब हम आल सभी लोग खड़े हों, आल आल मतलब सब लोग हों और उसमें एक ही लोगों को पाकर उसमें सभी को पा जाए, है कि नहीं। एक लोगों को पाकर उसमें सभी को पा जाए। आल इन आल, आल तो हैं लेकिन उनमें हम आल खोजें, मतलब इन आल, आल इन आल मतलब सर्वे सर्वा या महत्वपूर्ण, ठीक है। ऑन होल लिखा है ना, तो सर्वे सर्वा हो जाएगा, ठीक है। जैसे लिखा है द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल इन आवर कंट्री, प्राइम मिनिस्टर भाई सर्वे सर्वा है अपने देश में, ठीक है, महत्वपूर्ण है ना, ठीक है। अब देखिए, ये बेड ऑफ रोजेज आता है, दूसरा है बेड ऑफ रोजेज। तो बाबू बेड हुआ, रोजेज मतलब फूलों का, फूलों का अगर बेड होगा, फूलों का बेड होगा, मान लो कि आप बेड है जो आपके घर, उस पर फूल बिछाओ टोटल, और उस पर आप अगर सोएंगे तो मज़ा आएगा कि नहीं। जिसको ये बेड ऑफ रोज मतलब फूलों की फेज, मतलब कि अगर आपकी बेड पर फूल बिछा दिया जाए तो उस पर सोएंगे तो बहुत ही आरामदायक महसूस होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये बेड ऑफ रोजेज मतलब होता है जब बेड पे आपके रोज़ बिछे होंगे तो क्वाइट कंफर्टेबल होगा, मतलब बहुत ही आरामदायक बोल सकते हैं, या फूलों की फेज बोल सकते हैं। फूलों की फेज आरामदायक होगा करती है। तो ये बेड ऑफ रोजेज मतलब होता है वो फूलों की फेज, बेड पर रोज बिछाया जाएगा तो क्वाइट कंफर्ट होगा कि नहीं। क्वाइट कंफर्ट याद करिए। दूसरी वर्ड मीनिंग, दूसरी इंग्लिश पूछेगा ना जब आपके पेपर में देगा, तो दूसरी इसकी इंग्लिश पूछेगा, ठीक है। जब इंग्लिश आपसे पूछेगा तो बस आपको ट्रिक लगाना रहेगा। तो एक बस दूसरी इंग्लिश याद करिए इसकी। जैसे ए बेड ऑफ रोजेज तो क्वाइट कंफर्टेबल, ठीक है। जब बेड पे रोज बिछा रहेगा तो क्वाइट कंफर्टेबल होगा। फिर आल एंड फंड्री,
आल मतलब सब, फंडरी मतलब फट गया, ऐसे याद करिए। आल मतलब सब और फंडरी मतलब फट गया। जब बाबू मान लो कि शादी ब्याह होता आता ना, झपी वपी आती है, जब तक पड़ा रहता है, जब तक ठीक रहता है तब तक नहीं नहीं अभी दो मत, नहीं रखो रखो, 4-5 ठो दे रही हैं, 1 ठो 2 ठो नहीं दे पा रही हैं, है कि नहीं, ऐसा होता कि नहीं। लेकिन वही मान लो कि जब दहिया वहिया लग जाती है मिठाई उठाई में, शादी में जो आती है झपिया में, अरे देखें कि नहीं, तो कहेंगे कि कोई बात नहीं, आल एंड फंडरी मतलब सब फट, आल मतलब सब और फंडरी मतलब फट गया। और जब उसमें दहिया वहिया लग जाती है तो बिना किसी भेदभाव के बांटेंगे। जो मांगने वाली भीख मांगने वाले हैं उनको भी 4-5 दे देंगे। ला बहनी हमारे बेटा का शादी रहा है कि नहीं, ली जाए एक झपियो पूरा उठा ले जा। लेकिन जब तक कोई सही रहता तब तक नहीं देती हैं, सही है कि नहीं सही है, तब तक नहीं देती हैं। आल एंड फंडरी मतलब, आल मतलब सब, फंडरी मतलब फट गया। तो आल एंड फंडरी मतलब होता है जब वो सब फट जाए, आल एंड फंडरी जब फट जाए तो बिना किसी भेदभाव के बांटेंगे। देखिए आल एंड फंडरी मतलब बिना किसी भेदभाव के, आल मतलब सब, फंडरी मतलब फट गया। जब आल एंड फंडरी जब पाहुर फट जाता है बाबू, ठीक है, तो बिना किसी भेदभाव के जो ही है उसको भी एक झपिया उठा के दे दे। अब नहीं 1-2 नहीं फाटना, झपिया बांटेंगे जब तक ठीक रहता है। अरे इतना दे रही हैं, ऐसा होता है कि नहीं, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो आल एंड फंड मतलब वो बिना किसी भेदभाव के, एवरीवन विदाउट डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आइए, देखिए लिखा है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड होता है, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मतलब होता है झगड़े की जड़। झगड़े की जड़ कैसे हुई, देखिए एन मतलब एक, एप्पल, एप्पल मतलब सेब, ऑफ डिस्कार्ड। अंग्रेजों को वो सेब से बहुत प्यार था, इसलिए जो आइडियम फ्रेज सेब से बनाना है उसके मतलब बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही प्रिय होता है इस टाइप का। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड बाबू, एप्पल मान लो है, उस पर पुनीत, फुजीत और ईटीफी लोगों का नाम, मतलब नाम लिख के एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, बिना कार्ड का, कार्ड मतलब समझते हैं ना, मतलब कार्ड लिख के एप्पल चिपकाएगा तो भाई इनका फेब है, इनका फेब है, रोहित का है, मोहित का है, ठीक है। लेकिन एप्पल डिस्कार्ड था, मतलब उस पर कार्ड नहीं था, एप्पल पे कार्ड नहीं था, तो वही झगड़े की जड़ बन गई। लगे सब मार करने की, मेरा फेब है, मेरा फेब है। मतलब एप्पल पे क्या नहीं था, डिफ कार्ड था, कार्ड नहीं था। अगर कार्ड होता तो सब फ़ोन करा तो फ़ोन ले लेता, मोहर आता तो मोहर ले लेता, ठीक है। लेकिन एप्पल जो था वो बिना कार्ड का था, डिफ कार्ड था, इसलिए झगड़े की जड़ बन गई। कॉज ऑफ क्वारल, कॉज मतलब कारण, ऑफ क्वारल मतलब झगड़े की जड़। तो एप्पल ऑफ डिफ कार्ड याद हुआ कि नहीं, एप्पल ऑफ, हिंदी याद करिए ना, आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, उसमें पेपर में जब बैठेंगे ना हम, देखिए आपको करवाएंगे कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, क्वेश्चन में ही आंसर छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहेगा, आपको याद नहीं करना है, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना आपको आंसर उसमें दिखेगा, ये 100%, ठीक है। तो एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, जो एप्पल डिस्कार्ड बिना कार्ड का था, जो एप्पल बिना कार्ड का था वही झगड़े की जड़ था। अगर उस पर कार्ड लगा होता, नाम सबका लिखा तो कहाँ झगड़े की जड़ होती। तो एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एप्पल जो डिस्कार्ड था बिना कार्ड का था वही झगड़े की जड़ बना, ठीक है। काज ऑफ क्वेरल बन गया, ठीक है। एबव बोर्ड, एबव बोर्ड क्या होता है वो, एबव बोर्ड मतलब, एबव मतलब ऊपर, बोर्ड मतलब बोर्ड लगाओ। देखिए भाई जो ईमानदार व्यक्ति है उसको दुनिया में चर्चा होती है कि नहीं होती, होती है कि नहीं होती है। जो जिसका बोर्ड एबव लगा हो, एबव मतलब ऊपर और बोर्ड मतलब बोर्ड भाई जो लगा होता है दुकानों के ऊपर, ठीक है। तो एबव बोर्ड किसका लगा रहेगा, जो ईमानदार रहेगा। अरे ऊपर बोर्ड किसका रहेगा, ऊपर नाम किसका रहेगा, जो ईमानदार रहेगा, ठीक है। तो एबव बोर्ड किसका रहा, जो ईमानदार लोग एक भाई ये बहुत ईमानदार हैं, इनका बोर्ड लगा दीजिए, दुनिया दुनिया जाने के बहुत ईमानदार हैं, ठीक है। अब बेईमानों को तो दौड़ा दौड़ा के मार दिए, देखिए ये, ठीक है। अब भले दौड़ा के ना मार पाए, वो बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन पीठ पीछे गाली तो बहुत देती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए तीसरा, आई नेक्स्ट टू ग्रिंड, आई नेक्स्ट टू ग्रिंड, आई नेक्स्ट मतलब होता है कुल्हाड़ी और टू ग्रिंड मतलब पीसना। तो वो कुल्हाड़ी से पीसना, कुल्हाड़ी से कब पीसे, मान लो कि देखिए लड़कियाँ लड़कियाँ होती हैं जब कहीं जाती हैं रिलेशन वेलेशन में, तभी कुछ पीसने के लिए कहा जाएगा ना तो वो फील बट्टा जरूर खोजेंगी, ठीक है। लेकिन जो अपने घर की बात रहे तो उसमें फील बट्टा जो नहीं, जौ नहीं मिले, जो ही मिले, ठीक है, उससे ही पीस उसके सही कर देंगे, ग्रिंड करके सही कर देंगे। लेकिन दूसरे यहाँ जाएंगे तो वही जिसके लिए जो सामान बनी है, मतलब कि जैसे पीसने के लिए कर दिया है ना, तो फील और बट्टा खोजेंगे। लेकिन अपने घर वाली बात हो, ठीक है, मतलब अपना काम हो, मतलब सेल्फी वाला अपना काम हो, तो लगेंगी अपना काम हो तो कुछ भी करने के लिए तैयार है, कहने का मतलब जब अपना काम हो तो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, मतलब कुल्हाड़ियों से पीस देंगी। मतलब जो अपना स्वार्थ सिद्ध करना हो तो कुल्हाड़ियों से पीस देंगी, आई नेक्स्ट टू ग्रिंड, ठीक है। तो कुल्हाड़ी से भी पीस देंगी जब अपना स्वार्थ रहेगा। लेकिन जब अपना स्वार्थ नहीं है तो फील बट्टा बिना खोजे मानेंगी नहीं, जब तक फील बट्टा नहीं मिलेगा तब तक मसाला नहीं पीसेंगी सब, ठीक है। तो आई एन एक्स टू ग्रिंड मतलब वो होता है
जब एग से ग्रिंड किया गया कुल्हाड़ी से, जब कुल्हाड़ी से ग्रिंड किया गया तो क्यों कुल्हाड़ी से जो नहीं मिला तो उन्हें बुक दी नमक वमक, ठीक है, क्यों बुक दी? क्योंकि अपने घर वाली बात है भाई, वहाँ पे अपना स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो एन एक्स टू ग्रिंड, तो एक्स मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से कब पीसे? जब अपना स्वार्थ था। नहीं तो रिलेशन को पीसने के लिए कह दे या कहीं गए रहें तब करने, तो उसके लिए वही सामान खोजेंगे। नहीं तो घर वाली बात है ना, तो कोई बात नहीं। मतलब जैसे देख लीजिए कि अभी खाना हो, बाहर खाना हो लड़कियों को, तो ये 2 उंगली पकड़ेंगी और उसको उठा के मुँह बा के पूरा अंदर रख के उसके बाद समझ गई कि नहीं? लेकिन अगर घर में बात हो ना, तो जो भी बचा रहेगा तो वहाँ पे एक्शन नहीं, तब पूरा हाथ लगा के पूरा चाट जाएंगे, ठीक है, खा जाएंगे, ठीक है। बस ये सब मजाक के लिए है, ठीक है, बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। ये फिर रियल लाइफ में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एनेक्स टू ग्रिंड, एनेक्स टू ग्रिंड मतलब होता है एक्स से कब ग्रिंड की? जब अपना स्वार्थ था भाई, स्वार्थ पूर्ति के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए। एक्स मतलब कुल्हाड़ी, एक्स से कब पीसे हो, कुल्हाड़ी कब पीसे? जब अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, ठीक है। पर्सनल इन टू सर्व, ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ करना। एक्स टू ग्रिंड मतलब स्वार्थपूर्ण सिद्ध कार्य करना, ठीक है। फिर एट 11th आवर, 12 घंटे दिन में होते हैं, लेकिन इसमें लिखा एट 11th आवर, तो लगभग अंतिम समय आ ही गया है, ठीक है। एट 11th आवर मतलब 12 घंटे होते हैं, तो एट 11th आवर तो अंतिम समय तक पहुँच ही गए, 1 घंटा बाद अंतिम समय आ जाएगा। तो एट 11th आवर, 11th समझ जाइए, 11th आवर 12 घंटे दिन में होते हैं, 11th आवर पे जब पहुँचे तो अंतिम समय आ गया। तो अंतिम समय पर बाबू, एट 11th आवर मतलब अंतिम समय पे, एट 11th आवर मतलब अंतिम समय पे, ठीक है, याद हो गया। एट 11th आवर मतलब अंतिम समय पे। एन एप्पल ऑफ वन साइज, एन एप्पल ऑफ वन साइज, किसी की आंखों का बाबू फेब, देखिए अंग्रेजों को फेब बहुत पसंद था, जो भी बनाए देखिए फेब। तो किसी जितना एप्पल वाला है ना वो इम्पोर्टेंट भी है लल्ला, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल याद होने वाला है, ठीक है। चलिए, एन एप्पल ऑफ वन साइज, तो एप्पल बाबू जो किसी की आंखों का फेब होना, मतलब फेब भाई बहुत कीमती यही करे, ठीक है। किसी को आंखों फेब होने का मतलब बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय, वेरी डियर, ठीक है, बहुत प्रिय होना। किसी की आंखों का फेब होना मतलब क्या? बहुत प्रिय होना। फिर देखिए एट फिक्सेज एंड फेमम, एट फिक्सेज मतलब 6 और फेमम मतलब 7, 6 इधर फेंक दो 7 उधर फेंक दो, 76 बित्तर हो जाएगा कि नहीं? 6 इधर फेंको 7 उधर, तो एट फिक्सेज एंड फेमम कब कहिए? एट फिक्सेज एंड फेमम करो तो 76 बित्तर हो जाएगा। अरे 6 इधर फेंक दिया 7 उधर तो क्या हो गया? 76 बित्तर, जिसको बोलते हैं इन डिफ ऑर्डर, ठीक है। और इधर बोलते हैं कि क्या फैलाए हैं, ठीक है, तीतर बितर इसमें लिखा, तीतर बितर। एन एप्पल ऑफ वन साइज मतलब वेरी डियर, एट फिक्सेज एंड फेमम, 6 इधर 7 इधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा? इन डिफ ऑर्डर, 6 इधर फेंक दिया 7 इधर फेंक दिया, अरे लाइन से रखना चाहिए, तो 6 इधर फेंक दिया 7 उधर फेंक दिया तो क्या हो गया? इन डिफ ऑर्डर हो गया, ठीक है, तीतर बितर या क्या फैलाए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होता है दोस्तों 10वां है एट ड्रैगर्स डॉन। देखिए ड्रैगर्स डॉन मतलब डाक की तरह जो डॉन होते हैं, ड्रैगर्स डॉन मतलब डाक की तरह जो डॉन होते हैं। ड्रैगर्स डॉन लिखा बाबू, ड्रैगर्स डॉन लिखा है, ठीक है। तो जो डाक की तरह डॉन होते हैं ना, वो जहाँ होगा तहाँ काला रोड पकड़ लेंगे, ये फाली मार फाली धर फाड़ी ये सब करेंगे, ठीक है। मतलब मार करेंगे नहीं, ऐसे तुरंत हर जगह पर लड़ाई करना शुरू कर दे, जो डाक की तरह डॉन होते हैं। तो ड्रैगर्स डॉन मतलब होता है वो जानी दुश्मन या कट्टर दुश्मन, जो डाक की तरह डॉन होते हैं ना, मनबे नहीं करेंगे, कोई कितनों समझाए, समझा के जाएंगे तो फिर उधर मुड़े तब फिर बात जाएंगे सब, समझ नहीं। जो डाक की तरह डाउन होते हैं, जो डाक की तरह डाउन होते हैं, कोई दूर जाएंगे, कोई छोड़ा उड़ा के गया, उसके बाद फिर लड़ जाए, किसी की बतिया नहीं मानते। तो ड्रैगर फ्रॉड मतलब होता है कट्टर दुश्मन या जानी दुश्मन, ठीक है। देखिए यहाँ पे है, सॉरी दिखा नहीं क्या। तो आई ड्रैगर फ्रॉड मतलब होता है जानी दुश्मन, डाक की तरह जो डाउन होता है ना, डाक की तरह जो डाउन होता है वो जानी दुश्मन होता है, ड्रैगर फ्रॉड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, बिल्कुल याद होने वाला है, ठीक है। आल ग्रीक एंड लैटिन, तो बाबू जो ग्रीक और लैटिन में लिखा रहेगा वो हम पढ़ पाएंगे? हम तो चाहे देसी आदमी, तो कहाँ पढ़ पाएंगे? तो आल ग्रीक एंड लैटिन मतलब बाबू, आल ग्रीक एंड लैटिन मतलब जो बाबू समझ पे परे हो। आल ग्रीक एंड लैटिन, जब वो सब ग्रीक और लैटिन में लिखा रहेगा तो हम समझ पाएंगे, ठीक है। हाँ हम नहीं समझ पाएंगे भाई, हम सारे देसी आदमी। तो आल ग्रीक एंड लैटिन, देखिए यहाँ पे दिया है आल ग्रीक एंड लैटिन समझ पे परे, ठीक है। तो आल ग्रीक एंड लैटिन समझ पे परे, तो जो ग्रीक और लैटिन में लिखा रहेगा बाबू वो हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि लैटिन हमको आती नहीं, ग्रीक भी हमको आती नहीं। तो जो ग्रीक और लैटिन में लिखा रहेगा
वो समझ पे परे है। वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी मतलब बहुत डिफ़िकल्ट मतलब कठिन, टू अंडरस्टैंड मतलब समझना, ठीक है। आ रेड लेटर डे, देखिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको हम मार्क करके दिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है। ए रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे मतलब होता है, देखिए जब आप कैलेंडर देखेंगे ना तो उसमें जो रेड रेड कलर किया रहता है कि नहीं, कैलेंडर में देखेंगे तो रेड रेड कलर किया रहता है कि नहीं रहता है। जैसे जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन रेड कर देगा, फिर रेड कर देगा जिस दिन कोई त्यौहार रहेगा उस दिन रेड कर देगा, संडे को देखिए रेड रहता है। तो ये रेड लेटर डे, जब लेटर रेड किया गया बाबू ना, वो महत्वपूर्ण दिन है, इम्पॉर्टेंट डे है, इम्पॉर्टेंट डे है, उस दिन कुछ ना कुछ है, ठीक है, याद हो गया। और रेड लेटर डे, तो कैलेंडर में जो बाबू रेड लेटर रहता है, जो रेड रहता है वो महत्वपूर्ण दिन रहता है, मतलब इम्पोर्टेंट डे रहता है। फिर वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट देखिए इधर इधर, अच्छा बताइए कैसी आती देखें आप लोग, ब्लैक देखे कि नहीं देखे ना। अगर मान लीजिए आप गए और वाइट एलिफेंट लेके आए, क्योंकि अपने देश में पाई नहीं जाती, तो अगर वाइट एलिफेंट लेके आए तो उसको जिला पाएंगे इस वातावरण में, तो उसको क्या चाहिए, उसको मतलब कैसा मौसम चाहिए, वो सर्दियों वाला, ठीक है, सर्दियों वाला मौसम चाहिए, ठीक है। यहाँ की वातावरण उसके लिए अनुकूल नहीं है, तो अगर आप वाइट एलिफेंट लेके आएंगे तो महंगी तो बहुत मिलेगी, अरे महंगी बहुत मिलेगी ना बाबू, महंगी तो बहुत मिलेगी, लेकिन उसको हम जिला पाएंगे तब भी मर जाएगी, ठीक है। और खाएगी कि नहीं खाएगी, तो वाइट एलिफेंट अगर आप लेके आते हैं ना तो बहुत तो महंगी मिलेगी, लेकिन व्यर्थ हो जाएगी, कोई मतलब नहीं, उस पर आप बैठ के घूम पाएंगे, उसका स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा क्योंकि यहाँ का वातावरण झेल नहीं पाएगी। तो वाइट एलिफेंट मतलब क्या होता है, महंगी मगर बेकार की वस्तु, महंगी मगर बेकार की वस्तु, ठीक है। बहुत कीमती लेकिन निरर्थक, बहुत कीमती लेकिन निरर्थक, वाइट एलिफेंट, ठीक है। आ गया वाइट एलिफेंट, जो आप सफ़ेद हाथी लेके आएंगे बाबू तो खाए पिएगी नहीं, यहाँ के वातावरण को झेल नहीं पाएगी, ठीक है। बहुत महंगी तो मिलेगी, यहाँ आप उसकी पीठ पे बैठ के घूम नहीं पाएंगे, ठीक है। तो महंगी तो बहुत आई लेकिन बिना काम की थी, ठीक है। फिर उसके बाद है अगला बाबू, ए फूल्स पैराडाइज, ए फूल्स पैराडाइज, फूल्स मतलब मूर्ख होता है, ठीक है। तो पैराडाइज में डाल दी, कुछ मूर्ख थे ना, थर्मामीटर वाला पारा लिए उसको डाइस में डाल दिए, ठीक है। कुछ मूर्ख थे पारा लेकर डाइस में डाल दिए, हम कहें यू टोपा, तो बहुत टोपा निकला बे, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, व्यर्थ की ऊंची आशाएं बना रहे, देखिए लिखा है व्यर्थ की ऊंची आशाएं करना, ठीक है, कि मतलब हम वैज्ञानिक बन जाएंगे। कुछ पागल थे ना फूल्स, वो सोचे कि पारा डाइस में डाल देंगे तो बहुत बड़ा बन जाएंगे, मैंने व्यर्थ की आशाएं कर रहे थे। फूल्स पैराडाइज मतलब बहुत बड़े वैज्ञानिक बन जाएंगे, फूल्स पैराडाइज मतलब व्यर्थ की आशा करना। फूल्स लोग कुछ मूर्ख थे जो कि पैराडाइज में डाल दिए, ठीक है। तो हम कहें यूटोपिया, ठीक है, यूटोपिया, यूटोपिया मतलब व्यर्थ की आशाएं करना। फूल्स लोग पारा को डाइस में डाल दिए और व्यर्थ की आशाएं कर रहे थे कि मैं वैज्ञानिक बन गया, याद हुआ। फूल्स लोग पारा को डाइस में डाल दिए और व्यर्थ की आशाएं कर रहे थे बाबू कि मैं वैज्ञानिक बन गया, ठीक है। तो व्यर्थ की आशाएं करना, जिसकी दूसरी अंग्रेजी यूटोपिया होती है। अरे भाई जो देखो टोपा टोपा बोलते कि नहीं, अरे टोपा एकदम है, टोपा मतलब हाँ वही हल्का दिमाग का, 50 ग्राम वाला दिमाग ठीक है। देखिए उसके बाद है मेडन स्पीच, मेडन स्पीच, मेडन स्पीच मतलब क्या है, मेडन स्पीच मतलब प्रथम भाषण, फर्स्ट स्पीच। तो मैडम बाबू जब स्पीच देने आई तो उनकी पहली स्पीच थी फर्स्ट स्पीच, मेडन स्पीच, देखिए सॉरी यहाँ देखिए मेडन स्पीच, मेडन स्पीच, मेडन स्पीच है ना, देखिए मेडन स्पीच मतलब होता है प्रथम भाषण। तो मैडम जी पहली स्पीच दी ना, उनका प्रथम भाषण था, ठीक है। ए मैन ऑफ लेटर्स, एक आदमी था बाबू, ठीक है, वो इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा कि पूरे शरीर भर, उसको देख के लोग कहते पूरे शरीर भर लेटर बाबू लिखवा लिया, लेटर लेटर। तो उसको देख के लोग कहते थे, मज़ा लेते कि नहीं लोग, अगर मान लो कोई व्यक्ति सब अक्षर मतलब कि ABCD सब शरीर भर छपवा ले, ठीक है, और गिनती भी छपवा ले, ठीक है, उसको देख के लोग क्या कहेंगे, ठीक है, कहेंगे भाई बड़ा विद्वान, भले मज़ा ले, मज़ा भले ले, कहेंगे बहुत विद्वान व्यक्ति है, क्या है विद्वान व्यक्ति। तो ये मैन ऑफ लेटर्स, जो लेटर्स का बाबू आदमी था ना वो बहुत विद्वान था, फेमस ऑथर ऑफ फेमस ऑथर और राइटर,
ठीक है। तो जो मैन का मैन लेटर्स का ए मैन ऑफ लेटर्स जो वो मैन लेटर्स का रहेगा उसको लोग कहेंगे विद्वान। ठीक है। एक आदमी था जो अपने बॉडी पर लेटर्स गुदवा लिया था बाबू। ठीक है, लेटर्स छपवा लिया था, तो उसको लोग मजा लेने के लिए कहते हैं बहुत विद्वान आदमी है। तो ए मैन ऑफ लेटर्स मतलब बहुत विद्वान व्यक्ति। ठीक है, ए मैन ऑफ लेटर्स मतलब बहुत विद्वान व्यक्ति। ठीक है, ये सब सिर्फ बेमतलब की बातें हैं, सिर्फ याद करने के लिए। ठीक है, ए मैन ऑफ लेटर्स है। ठीक है, ए मैन ऑफ लेटर्स मतलब विद्वान व्यक्ति। ठीक है, जो व्यक्ति वो लेटर का बना रहेगा वो विद्वान ही व्यक्ति रहेगा। ठीक है, तो चलिए आइए आपको हम फिर दिखाते हैं आगे। ठीक है, हाँ देखिए दोस्तों, अगला है ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड मतलब कठोर, नट मतलब नट बोल्ट। ठीक है, टू क्रैक मतलब तोड़ना। देखिए बिल्कुल इजी वे में आपको याद होगा। तो सॉरी, देखिए तो ए हार्ड मतलब कठिन और नट मतलब नट बोल्ट जानते हैं ना, टू क्रैक मतलब तोड़ना। तो बताइए नट तोड़ना कठिन होता कि नहीं? ठीक है, मान लो दांत से आप ट्राई करने लगे, आपका दांत टूट जाएगा, है कि नहीं? टूट जाएगा कि नहीं? तो ये हार्ड नट टू क्रैक मतलब वो हार्ड मतलब कठिन होता है, नट मतलब नट को, टू क्रैक मतलब तोड़ना। तो नट को तोड़ना कठिन होता है। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो यही तो है, बहुत मुश्किल या कठिन कार्य। नट को तोड़ना, नट बोल्ट, अरे वो जो कसा जाता है लोहे का होता है, देखे होंगे आप। ठीक है, तो वो नट को तोड़ना, ठीक है, बहुत क्या होता है, कठिन होता है। तो ये हार्ड इसी में तो बता रहा है, हार्ड है, कठिन है, नट मतलब नट को, टू क्रैक मतलब तोड़ना। तो आपको हिंदी खोजेंगे जो नहीं, देखो हिंदी इसी में है, कठिन कार्य, उसको भाई कठिन कार्य है ना, नट को तोड़ना, क्रैक करना। ठीक है, फिर उसके बाद वो देखिए बोन ऑफ कंटेंशन, देखिए दिया है ना, बोन ऑफ कंटेंशन। रुको एक मिनट, बोन ऑफ कंटेंशन है ना, बोन ऑफ कंटेंशन। तो बोन मतलब वो होता है हड्डी, ऑफ कंटेंशन बे मतलब की बातें फिर याद करने के लिए। ठीक है, ये बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ बाबू ने, एक हमारा पटीदार था, अरे पड़ोसी पटीदार इधर होता है, बहुत ज़्यादा मेड़ काट काट के झगड़ा हो जाती है, उसके लिए गोली बंदूक चल जाती है यहाँ पे। ठीक है, देखिए बोन ऑफ कंटेंशन। तो बाबू एक बोन थी ना मेरी, ठीक है, जो कि मेरा पटीदार, मेरा जो पटीदार था वो मार दिया, तो उसमें क्या हो गया था, उसमें मतलब टूट गई थी। तो वो जब मैं चलता था, जब भी दर्द करता था, तो तब मैं लगता था गाली देने। ठीक है, मतलब झगड़ा करने। ठीक है, तो जब मेरी बोन क्या हो गई, जब बोन टूटी थी, वो वाली बात कोई अगर बात करने लगता है तो मेरे कान में टेंशन होने लगती। कान टेंशन दिया नहीं है, जब बोन वाली बात कोई करता है तो मेरे कान में टेंशन होने लगती है, अब मैं लगता हूँ झगड़ा करने। बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब होता है झगड़े की जड़। तो जब वही बोन टूटने वाली बात कह रही, भाई तुम्हारे पटीदार मार के तुम्हारा हड्डियाँ तोड़ दिए। ठीक है, जब वो बात मैं सुनता हूँ ना, जब मैं वो सुनता हूँ, ठीक है, तो वही झगड़े की जड़ हो जाती, तुरंत लाठी डंडा लेके निकल लेता हूँ और झगड़ा करना शुरू करता है, सब लोग रुकने लगते हैं। ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन। तो बोन के बारे में जब बोन के बारे में मैं सुनता हूँ तो कान से सुनूंगा ना, तो कान में मेरे क्या होने लगती है, टेंशन होने लगती है, अब मैं झगड़ा करना शुरू, वही झगड़े की जड़ है। बोन है जो है वो झगड़े की जड़ है। बोन की कोई बात ना कर दे कि तुम्हार पड़दा भाई तुम्हार रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया, भच्चक भच्चक चलत हो है कि नहीं? ठीक है, तो ये बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े की जड़, याद हुआ? ठीक है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज ऑफ डिस्प्यूट दूसरी इंग्लिश है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा आपको इंग्लिश नहीं बोलूँगा, फिर आपको लगेगा ना कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन एकदम ईजी वे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, हम आपको बताए थे शुरुआत में ही कि आपको बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं दिखाना है कि मुझे इंग्लिश कितनी आती है, मुझे आपको ये दिखाना है कि मैं कितना आपको याद करवा सकता हूँ। बिल्कुल खाली आप सुनेंगे और याद हो जाएगा। ई स्क्वायर डील, तो स्क्वायर से स्क्वायरल समझ लीजिए। ठीक है, स्क्वायर एक बार देखो, स्क्वायरल जो होती हैं वो देखिए वो ले लेती हैं अमरूद या कोई फल पा जाती हैं, तो दोनों हाथ में किट करके खाती हैं कि नहीं खाती हैं, तो कितना देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो एक बाबू पा गई अमरूद, एक पा गई क्या पूड़ी, दो स्क्वायरल थी गिलहरी, जो स्क्वायरल थी वो अपने में डील की। ठीक है, डील की कि भाई तुम अपनी पूड़ी हमें दे दो, मैं तुम्हें अपना अमरूद दे देता हूँ, मतलब गुआवा। ठीक है, तो स्क्वायर डील क्या हुई थी, खरा सौदा हुआ था। उसमें नहीं कि यहाँ पे इंसान में क्या होता है कि आज डील करेंगे, रतिया में उसके घर डाका डाल देंगे कि मतलब कि भाई डील किए,
मतलब इंसानों में कोई जानवरों में, बल्कि अभी तक ठीक है कि डील हो जाता है, लेकिन इंसानों में कोई भरोसा नहीं कब किसके साथ क्या घात कर दे। उसके घर ही खाएगा, उसके घर ही रहेगा, उसका नमक खाएगा, लेकिन उसका ही मतलब कि नीचे गिराने के चक्कर में, उसको ही नीचे गिराने के चक्कर में रहेंगे। ठीक है, ऐसा होने लगा है। ठीक है, अब कोई किसी भरोसा नहीं कर सकता बाबू, इसलिए आप लोग मेहनत करिए और पढ़िए। अगर आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होते हैं तो माँ बाप को देखने वाले कौन होंगे। माँ बाप की कितनी आशाएं होती हैं कि आपको इतने पैसे दे के परीक्षा की तैयारी करवाना, फिर उसके बाद आपको कोचिंग लगाना। ठीक है, आप थोड़ा सीरियस हो जाइए, अब पेपर आ गया है। आप ज़्यादा घूमने उमने के चक्कर में ना पड़िए। अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए जो आपको बार बार बुलाते हैं घूमने के लिए, चलो यहाँ चले वहाँ चले। ठीक है, आज का ट्रेंड हो गया भाई ये कि घूमने उमने का और रील बनाने का, फ़ोटो स्टेटस लगाने का। ठीक है, तो आप उस पर अभी 2-3 महीने के लिए थोड़ा, हाँ भाई आजकल के दौर में देखी देखा हो रहा है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, पहले पढ़ाई ज़रूरी है, उसके बाद सब कुछ। ठीक है, फिर देखिए ब्लैक शिप मतलब एक काली भेड़ थी बाबू ने। तो जब मैं देखिए लिखा है ना डिसग्रेसफुल पर्सन। ठीक है, मतलब जब आप कभी निकलते हैं कि नहीं, जब निकलते हैं घर से तो कोई पड़ जाता है, नहीं कहता अरे बाप रे बाप भाई आगे पड़, मतलब सामने पड़ गई, अभी जाना ठीक नहीं है। ठीक है, कुछ खतरा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारे घर वाले भी ऐसे कह रहे थे, तो मैं एक बाबू ब्लैक शिप खरीदा, काली भेड़। ठीक है, तो जब मैं जाता था पहले उसी खड़ा कर देता था। ठीक है, तो वो जो कलंकित व्यक्ति था, कलंकित व्यक्ति मतलब जिसको अशुभ व्यक्ति मानते थे। ठीक है, कुल कलंक लिखा है इसमें। तो ब्लैक शिप जब खड़ा कर देते तो नज़र उजर नहीं लगती थी जो लोग मानते थे। ठीक है, तो मैं ब्लैक शिप एक ठो लेके आया। ब्लैक मतलब काली और शिप मतलब भेड़। ठीक है, जब काली भेड़ लेके आया ना, तो जब खड़ा कर देता था तो तब मैं उसको खड़ा करके उसको आगे करके मैं चला जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो ब्लैक शिप मतलब कुल कलंकित व्यक्ति। ब्लैक शिप कब लेके आते थे, जब कुल कलंकित व्यक्ति आता था, जब कुल कलंकित व्यक्ति आता था। अरे नहीं, घर वर पे देखे होंगे आप जब निकलते हैं घर से तो दही वही खा के ऐसा करके माँ वो बताती हैं कि शुभ होता है। ठीक है भाई, उनका प्यार होता है, खिलाती हैं, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है, बस मानने वाली बात है। लेकिन हम क्या किए ना, जब बहुत परेशान हो गए तो एक ब्लैक शिप लेके आए। किसके लिए, जो कलंकित व्यक्ति हमारे सामने पड़ जाता था और हमारे बड़े काम बिगड़ जाते थे, उसके लिए मैं ब्लैक शिप लेके आया। ब्लैक शिप क्यों लेके आया था, कुल कलंकित व्यक्ति के लिए, मतलब डिसग्रेसफुल पर्सन के लिए। ठीक है, और देखिए ह्यू एंड क्राई है। देखिए इसको मार्क नहीं किया लेकिन याद करवा देता है, ह्यू एंड क्राई। ह्यू भैंस होती है ना, देखिए यहाँ पे लोग भैंस चाहते बोलते हैं ह्यू रे। ठीक है, तो जब ह्यू बोलते हैं तो ह्यू क्यों बोलते हैं, वो ह्यू और हट है कि नहीं। तो ह्यू एंड क्राई, ह्यू बोल के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, ह्यू बोल के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तो इसके मतलब होता है बहुत तेज चिल्लाएं। जब भैंस को लोग डांटते हैं ह्यू रे हट करके बहुत तेज डांटते हैं। तो ह्यू कब बोले, भैंस को बोलेंगे, और क्राई मतलब चिल्लाने लगे। ह्यू बोल के चिल्लाने लगे मतलब बहुत शोर। ठीक है, शोर शराबा। तो ह्यू बोले जब भैंस को, उसको चिल्लाने लगे हट खा रही है, कर रही, वो कर रही है। ठीक है, तो ह्यू एंड क्राई मतलब होता है शोरगुल, ग्रेट नॉइज, बहुत ज़्यादा शोर शराबा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए फेयर वेदर फ्रेंड है। फेयर वेदर फ्रेंड, हम लोग 30 पहुँच चुके हैं। ये फेयर वेदर फ्रेंड मतलब होता है वो मेला वाला दोस्त, जो मेला आए उसके बाद फ्रेंड रहे मौसम। ठीक है, वेदर, तो जब मेला आए, ये फेयर वेदर फ्रेंड मतलब जब मेला है तब दोस्त, जब तोरे पास पैसा रहता है वो तोरे पास रहे, जब तुम्हारा पैसा खत्म हो जाता है तो उनसे दूर भाग जाए। ठीक है, आज का अधिक से अधिक ऐसे ही दोस्त हैं। ठीक है, बहुत कम मिलेंगे पक्के दोस्त, और दोस्ती हो अगर आपको ऐसी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये फेयर वेदर फ्रेंड मतलब होता है वो स्वार्थी मित्र या सुख का साथी, जौन खाली जब आपके पास पैसा हो ना तो मेले चाट उट खा के भाग जाए, उसके बाद दूसरे और घूमने लगे, समझे कि नहीं। फिर जाके दूसरे साथी के यहाँ खाने पीने, अरे यार कहाँ थे, बहुत दिन बाद मिले, वो कहते उसका खा के फिर उसका साथ छोड़ दिया, अपने खिलाने की बारी आए। तो फेयर वेदर फ्रेंड मतलब जो मेला वाला फ्रेंड होता है ना, वो बहुत स्वार्थी होता है। इसलिए अब की बार मेले में जाइए, किसी खिलाई उलाई मत। ठीक है, बस बेमतलब की बातें याद करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए बरी द हेड चैट आ गया। बरी द हेड चैट, तो बरी द हेड चैट बाबू, बरी मतलब जानते हैं वो जो शादी विवाह में बनता बरी। ठीक है, हेड मतलब टोपी, चैट मतलब चाट लिया ऐसे। ठीक है, तो बरी एक बार क्या हुआ कि हमारे पर्दार में बहुत बड़ी दुश्मनी थी। हमारा पर्दार था जो, उसमें बहुत झगड़ा अभी बताया ना, लाटूट चली थी। ठीक है, तो जो मेरा पर्दार था ना बहुत क्या था, उससे बहुत बड़ी दुश्मनी थी। ठीक है, तो क्या नाम है कि उसके घर शादी हुई।
ठीक है। उसके अगर शादी हो रही थी तो लोग बरी डाल रहे थे। क्या डाल रहे थे? बरी डाल रहे थे। तो हम अपने छत पे घूम रहे थे और हैट पहन के, क्या पहन के? हैट पहन के। और वो बरी का किए हमारे कैप के हैट पे क्या किए? गिरा दिए। तो हम ऐसे चाट लिए, जीभ उठा के, जीभ निकाल के वो चाट लिए। मतलब बरी हमारे हाइट पे गिरी तो हम क्या कर लिए? चाट लिए। तो चाटे तो बहुत अच्छा लगा भाई बरी, है कि नहीं? बहुत लोग को अच्छी लगती है लेकिन युवकों को अच्छी नहीं लगती। बुजुर्ग जो होते हैं जो मतलब बरी औरतें ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो बरी द हाइट चैनल के अच्छी बने तो सब पसंद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बरी बाबू जब हाइट पे गिरी तो मैं चाट लिया और पुरानी दुश्मनी कहा भाई अब दुश्मनी नहीं, अब बरी हमोक दो, शादी भी हम बुलाओ, न्योता हकारी सब चालू, ठीक है। बरी द हाइट चैट मतलब बरी जब हमारे हाइट पे गिरी बाबू मैं चाट लिया तो पुरानी दुश्मनी भी क्या किया? भूल गया। देखिए भाई, तो आजकल सभी फोर्स वाले हो गए, दारू पी के दुश्मनी बुला देते हैं और वोट प्रधानी का पलट जाता है।